नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठ के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर डेमोग्राफी चेंज पर भी अपनी चिंता जताई थी। लेकिन घुसपैठ हो या डेमोग्राफी चेंज, इन दोनों का ही असम सबसे बड़ा शिकार रहा है। और अब जब असम के मुख्यमंत्री इसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं, तो एक मौलाना, जी हां, एक मौलाना असम में जाकर इन घुसपैठियों की तरफदारी में खड़ा हो गया है। इसलिए आज पूरा सच में हम बताएंगे कि जब घुसपैठियों पर हो रहा है एक्शन, तो एक मौलाना को क्यों हो रहा है टेंशन। आज हम पूरा सच में इस मौलाना की मजहबी राजनीति के हर एंगल को डिकोड करेंगे और उठाएंगे ये सवाल कि आखिर जब जब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो एक खास इकोसिस्टम के लोग इसे हिंदू मुस्लिम समस्या से क्यों जोड़ देते हैं। इसलिए आज हम पूछेंगे ये सवाल कि क्या इस देश में घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाना, उन्हें खदेड़ना, क्या सांप्रदायिकता कहलाएगी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जड़ से मिटाने के लिए सीएम हिमंता का बुलडोजर द्रुत गति से चल रहा है। सरकारी और जंगल की जमीन से घुसपैठियों के अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। यह पूरा एक्शन सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ है। इसका किसी धर्म और मजहब से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी एक मौलाना साहब मजहब का एंगल लेकर असम पहुंच गए हैं। हम बात कर रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की। दरअसल असम के गोलपाड़ा में हिमंता सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियान के बाद जमीयत उलेमा हिंद के 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचा। इस दल के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि बेदखली अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मौलाना साहब ने आगे कहा कि ना कि इसे नफरती ढंग से करना चाहिए। मदनी ने अपने बयानों के जरिए इस पूरे एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश की है। वहीं असम के सीएम शर्मा ने मौलाना मदनी की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए उन्हें जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भुगतने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बेदखली अभियान के बाद मदनी के दौरे को लेकर कहा कि हमने उन्हें जाने की परमिशन दी है, ताकि वो देख सकें कि कोई जमीन पर अतिक्रमण करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग जमीन के मुद्दों पर असम के ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। वे आने से पहले खबर भी नहीं करते और बाद में भाजपा पर दोष मढ़ देते हैं। लेकिन बीजेपी किसी से नहीं डरती है। तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मौलाना महमूद मदनी ने असम में जारी बेदखली अभियान को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता पर निशाना साधा, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने भी मौलाना महमूद मदनी पर जमकर पलटवार किया और मौलाना महमूद मदनी को सख्त चेतावनी दे डाली। आप भी सुनिए मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा और हिमंता ने उसके जवाब में क्या बोला। काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। सिस्टम के अंदर नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार के तरीके पर काम कीजिए ना सिस्टम के साथ। कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। मादानी कौन है? मादानी की भगवान निकी? तो मादानीर बाहादुरी कांग्रेस থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানী ফাদানীৰ একো বাহাদুৰি নাই। তেখেতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা দাবী উত্থাপন কৰিছে। বেছি কৰিলে মই মাদানীক ভৰাই দিম।
তিনি গগৈৰ লগত ফৰ্মুলাই কৈছে মাদানী বেছি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম চিএম মইহে চিএম মাদানী নহয় নহয় মই মাদানী ফাদানী কালি উচ্ছেদৰ জেগাত গৈছে 7জনীয়া দল এটা গৈ চাই আহক উচ্ছেদ কৰি মাটি দখল কৰিলে কিমান বেয়া হ'ব পাৰে তেওঁ নিজে চাই আহিছে না কালি গতিকে বেলেগক আৰু নকয় যে মাটি দখল কৰ বুলি কাৰণ এই মানুহবিলাকে চালেহে সিহঁতি কঁপিব যে বিজেপি কেনেকুৱা হয় যে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে অচিনাকি মানুহ ফৰেষ্টত ভিজিআৰ পিজিআৰত থাকিলে এভিকশ্যন হ'ব तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच ताजा तकरार की शुरुआत तब हुई जब पिछले महीने की 21 तारीख को जमीयत ने असम में बेदखली की इस कार्रवाई के खिलाफ एक सख्त प्रस्ताव पारित किया जिसमें जमीयत ने असम के मुख्यमंत्री के उस बयान की कड़ी निंदा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मियां मुसलमानों को हटा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने अपने प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से असम के मुख्यमंत्री को तुरंत पद से हटाने और उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद हिमंता ने भी जमीयत पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि अगर महमूद मदनी उन्हें मिल गए तो वो उन्हें तुरंत बांग्लादेश भेज देंगे। अब मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि वो असम आ गए हैं, असम के सीएम उन्हें बांग्लादेश भेजकर दिखाएं। पहले आप सुनिए दोनों का बयान, फिर हम आपको बताएंगे हिमंता और मदनी के बीच इस तकरार का क्या है पूरा सच। উলামা হিন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে মই এতিয়াই বুঢ়া আঙুলি এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এই বুঢ়া আঙুলিটোত অসমীয়াৰ তেজ আছে, বীৰ্য আছে, সাহস আছে। এই মাদানীয়ে এসময়ত মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে টেট শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি হ'ব দিয়া নাছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ লাগি আমাৰ অফিচাৰক ৰুমত মাতি নি কন্দুৱাইছিল। আজিও অফিচাৰগৰাকী অসমতে আছে। আজি আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব লাগে, বৰখাস্ত হ'ব লাগে, তাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ মানুহে কৰিব, মাদানীয়ে কৰিব নোৱাৰে। মই পালেতো মাদানীকো বাংলাদেশ। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ। वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग हंगामा इसलिए बरपा रहे हैं क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। वो लगातार ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे रोज घुसपैठियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आइए एक नजर उन नीतियों पर डालते हैं जिसकी वजह से मदनी जैसे लोग हिमंता का विरोध कर रहे हैं। हिमंता सरकार ने यह ऑर्डर निकाल दिया है कि नए आधार कार्ड कड़ी जांच के बाद ही बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से नए वयस्कों के लिए आधार नामांकन पर रोक लगाई है। अब नए आधार कार्ड के लिए सुरक्षा जांच की एक कठोर प्रक्रिया से नए आधार कार्ड बनाने वालों को गुजरना पड़ेगा। 1950 में असम से निष्कासन के लिए बनाए गए अप्रवासी अधिनियम को अब सख्ती से पालन किया जाएगा उसका। 1950 में अवैध घुसपैठियों के लिए बनाए गए इस कानून को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, लेकिन अब इस कानून का उपयोग किया जा रहा है हिमंता की सरकार के दौरान। और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। असम में अतिक्रमण का घुसपैठ से सीधा सीधा संबंध है। राज्य में ज्यादातर अवैध अतिक्रमण घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। हिमंता की सरकार ने अब तक लगभग 1 लाख, जी हां 1,19,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया है। सीएम हिमंता राज्य के उद्योगपतियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सस्ते लेबर के चक्कर में अवैध बांग्लादेशियों को नौकरी ना दें। पुशबैक यानी ये जो रणनीति है इसको नियमित बनाना। अब हिमंता की सरकार ने घुसपैठियों को पकड़ने के बाद उन्हें सीधे सीमा पार वापस भेजने का चलन शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में अवैध अप्रवासियों को अब वापस बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जा रहा है। और हाल ही में पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कहा था कि बीजेपी सरकार ने असम में घुसपैठियों की ओर से कब्जाई गई लाखों एकड़ भूमि मुक्त कराने का काम किया है।
आप भी सुनिए उन्होंने असम सरकार की तारीफ में क्या कहा था। भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई, वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई, सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा ने खाली कराई है। तो असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने पूरे राज्य में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं रोका गया तो असम की संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। असम के मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य की 10 लाख एकड़ जमीन पर अवैध बांग्लादेशियों और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा है। उनका कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठिए सरकारी और जंगलों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अगर यही प्रवृत्ति, यही मेंटेलिटी जारी रही तो आने वाले कुछ सालों में असम के मूल हिंदू निवासी अल्पसंख्यक बन जाएंगे। 23 जुलाई को सीएम हिमंता ने कहा था कि 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री हिमंता ने क्या कहा था। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. तो आरोप है कि जमीयत उलेमा हिंद असम में बेवजह जबरन विवाद पैदा करके राज्य में तनाव को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल जमीयत और विवादों का बहुत पुराना नाता रहा है और जमीयत से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद यह है कि संगठन ने आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपियों को देश भर की कोर्ट्स में कानूनी मदद उपलब्ध करवाई है। आरोप लगते हैं कि जमीयत ने ISIS, अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े आतंकवाद के आरोपियों को वकील और कानूनी मदद उपलब्ध करवाई है। कई मीडिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जमीयत का लीगल सेल, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और तब से लेकर अब तक यह आतंकवाद के कई आरोपियों को कोर्ट से बचा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, इसके मुताबिक जमीयत ने करीब 700 आरोपियों को अपनी सेवाएं दी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जमीयत ने 2007 से लेकर 2019 के बीच कम से कम 192 आतंकवाद के आरोपियों को बरी करवाया है। इनमें से ज्यादातर आरोपी सबूतों की कमी, तकनीकी कारणों या पुलिस की खराब जांच के कारण बरी हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि जमीयत ने किन किन केस में आतंक के आरोपियों के केस लड़े हैं। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का केस, इस हमले में 209 लोग मारे गए थे। वहीं 2013 में जमीयत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मिर्जा हिमायत बेग को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई थी, जिसे पुणे की एक कोर्ट ने जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में मौत की यानी फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं 2006 के काशी में संकट मोचन मंदिर बम विस्फोट मामले में दोषी वलीलुल्लाह को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद जमीयत ने हाई कोर्ट में अपील करने की घोषणा की थी। इसके अलावा जमीयत ने 26/11 के मुंबई हमले और 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जैसे कई मामलों में आरोपी आतंकवादियों को कानूनी सहायता दी। और अब सुनिए, जमीयत ने 2007 के लखनऊ फैजाबाद ब्लास्ट केस, 2003 के गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट केस,
2011 के मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस, 2002 के अक्षरधाम अटैक केस में भी आरोपियों को कानूनी मदद दी है। हाल ही में जमीयत ने हिंदू नेता कमलेश तिवारी के हत्यारों को कानूनी और वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी। जून 2021 में इसने उत्तर प्रदेश में कथित अल-कायदा आतंकवादियों का बचाव किया था। तो जमीयत समय समय पर आतंकवाद के आरोपियों को कानूनी मदद मुहैया करवाता है। तो जमीयत पर यह भी आरोप है कि वो आतंक के आरोपियों को बचाने के अलावा अपराधियों की छवि बचाने का भी काम करती है। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी उदयपुर फाइल्स। ये फिल्म उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित थी, जिसे 2 कट्टरपंथी मुस्लिमों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब सोचिए, इस फिल्म को रोकने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जमीयत ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में केस दायर करके ये दलील दी कि इस फिल्म से नफरत फैलेगी और भावनाएं भड़केंगी। जमीयत की इस हरकत को कई लोगों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को बचाने की कोशिश के रूप में देखा। आइए सुनते हैं इस मामले में कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने क्या कहा था। और ये जो संगठन है जमीयत उलेमा हिंद, यही हर बार इस तरीके की घटनाओं में अपराधियों को बचाने का काम क्यों करता है, आतंकवादियों को बचाने का काम क्यों करता है, ये बहुत ही सोच विचार वाली बात है। जैसे कि कई केस है इससे पहले भी, संकट मोचन बम धमाका, उसमें भी जो लीगल एड प्रोवाइड करने का काम था इसी संगठन ने किया है। ठीक है, कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी अपराधियों को लीगल एड प्रोवाइड करने का काम इसी संगठन ने किया। तो ऐसे कई केसेस है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो संगठन है वो खुले तौर पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इन संगठनों को बंद होना चाहिए। तो जमीयत उलेमा हिंद भले ही अपने आप को मुस्लिम समाज का संरक्षक बताता हो, लेकिन ये एक रूढ़िवादी संगठन है। जमीयत ने कई बार मुस्लिम समाज के लिए होने वाले सुधारों का विरोध किया है, इसलिए इसे सुधार विरोधी संगठन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जमीयत वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहा है। वो इस कानून के खिलाफ 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान भी चला रहा है, जबकि नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। इसी तरह जमीयत ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगाने वाले कानून का भी विरोध किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और तो और जुलाई 2024 में जमीयत ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा और अन्य हिंदू धार्मिक प्रथाओं को अनिवार्य करने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया था। जमीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जमीयत उलेमा हिंद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। तो अब सवाल उठता है कि जमीयत उलेमा हिंद के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है कि वो आतंकवाद से जुड़े इतने हाई प्रोफाइल केस में अपने वकील लगा देता है। कभी वो वक्त के खिलाफ आंदोलन चलाता है, तो कभी राम मंदिर और ट्रिपल तलाक विरोधी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। जाहिर है इस सब के लिए काफी पैसा चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जमीयत के खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हलाल इकोनॉमी से आता है। दरअसल पूरे विश्व का मुस्लिम समुदाय हलाल सर्टिफाइड सामान ही इस्तेमाल करता है और कंपनियों को यही हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए जमीयत एक हलाल ट्रस्ट चलाता है। जमीयत के हलाल ट्रस्ट का यह दावा है कि ये भारत में सबसे प्रभावशाली, भरोसेमंद और लोकप्रिय संगठन है जो हलाल रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, बूचड़खानों, डेयरी उत्पादों, पोषक तत्वों, दवाओं और अन्य हलाल सेवाओं को सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हलाल सिर्फ मांस उत्पादों तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है और लगभग हर उत्पाद और सेवा पर इसे लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक शाकाहारी आलू के चिप्स पैकेट पर भी जमीयत के हलाल ट्रस्ट का लोगो देखा जा सकता है। चूंकि जमीयत का हलाल लोगो और प्रमाण पत्र बहुत महत्व रखता है, तो ये अपने ग्राहकों को देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए उनसे मोटी रकम वसूलता है। तो आइए वापस चलते हैं असम, जहां घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम जारी है, लेकिन एक खास इकोसिस्टम के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी के तरह ही
ये इकोसिस्टम वाले लोग भी हिंदू मुसलमान का एंगल लेकर सामने आ गए हैं। असम सरकार का लक्ष्य विदेशी घुसपैठियों को असम की धरती से भगाना है, लेकिन इस खास इकोसिस्टम का एक दल असम पहुंचकर इसे मुसलमानों पर अत्याचार बताने लगा है। और इन्हीं में से एक हैं सैयदा हमीद, जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय योजना आयोग की सदस्य थी। इन मोहतरमा ने असम पहुंचकर कहा कि अल्लाह ने ज़मीन इंसानों के लिए बनाई है और अगर असम में बांग्लादेशी रह रहे हैं तो वो किसी का हक तो नहीं छीन रहे हैं। सैयदा हमीद के इस बयान के बाद ज़बरदस्त हंगामा मच गया था, आपको याद होगा, और पूरे देश में उनके इस बयान का विरोध होने लगा था। लेकिन अपने बयान पर माफ़ी मांगने के बजाय मोहतरमा सैयदा हमीद ने असम सरकार को राक्षस बता दिया। आप भी सुनिए अभी हाल में ही मोहतरमा के दिए गए ये बेतुके बयान। इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अगर बांग्लादेशी एक it's become a curse word now, it's become a horrendous word now. अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. Assam kabhi aisa nahi tha. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, पूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि बीते एक महीने के दौरान मौलाना मदनी, सैयदा हामिद, हर्ष मंदर और शाहीन बाग जैसी सोच रखने वाले एक्टिविस्ट लगातार असम का दौरा कर रहे हैं, जिनका एक ही मकसद है असम को एक कट्टर इस्लामिक प्रदेश बनाना। लेकिन बीजेपी के रहते ये कभी संभव नहीं होगा। आप भी सुनिए हिमंता ने क्या कहा। Last 30 days, 15 days, you will see lot of this kind of people are coming to Assam regularly. Whether it is a Harsh Mandar, whether it is that lady who spoke that Bangladeshi should be given shelter in Assam, and other people, particularly who were involved in Shahin Bagh, कहीं ना कहीं वो कुछ घटना करने का जरूर प्रयासरत रहेगा, लेकिन हम लोग भी ऊपर ही जाऊंगा। हमारा लंबा एजेंडा है मदानी का खिलाफ। मदानी मतलब मदानी का खिलाफ नहीं, मदानी का सोच का खिलाफ। जो सोच है कि असम को एक इस्लामिक प्रदेश बनाना, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रदेश बनाना, वो सोच का खिलाफ में हम लोग काम करूंगा। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे असम में बांग्लादेशी घुसपैठ का क्या है पूरा सच। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं, और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पूरा सच यही है कि असम में घुसपैठ जो है वो विकराल रूप ले चुकी है और माना जा रहा है कि 2041 तक असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आज़ादी के बाद से यहाँ जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है और इसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ का सबसे बड़ा हाथ है। आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं असम की जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच। तो आज़ादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी थी 22.6%। 20 साल बाद 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 24.6%। इसके बाद 1991 में पूरे 20 साल बाद असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 28.4%। वहीं 2001 में असम में मुस्लिम आबादी ने सीधे 31% के आंकड़े को छू लिया। वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में असम में मुसलमानों की संख्या हो चुकी है 34.2% और यही हाल रहा तो जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना में राज्य में मुसलमानों की संख्या करीब 40% के आसपास हो जाएगी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।